जैसा आप सबको दिख रहा है, आज अपना टॉपिक मैंने पहले भी कई बार बताया कि अपने दोनों पेपर साथ में चलते हैं। एक है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, दूसरा है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। दोनों पेपर साथ में चल रहे हैं। दोनों एक 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 दिन मनी पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन बैंकिंग लॉ पढ़ाता हूँ। तो आज अपना बैंकिंग लॉ में जो टॉपिक है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन कानून 1949, ये अपना टॉपिक है। ये प्रश्न हर बार आता है, एक बार छोड़ के एक बार ये प्रश्न आता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से आप लोग लिखें इसको, जो समझाया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था। शुरुआत में जब 1949 में ये आया तो इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। उसके बाद में 1 मार्च 1966 में इसका नाम पड़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये को क्यों पड़ा, ये आगे मैं आपको बताता हूं। कहने का मतलब ये था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया, थोड़ा सा विस्तृत किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये पूरे भारत में लागू है 1949 से। इस एक्ट की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि आपको पता है कि शुरुआत में पूरी जितनी भी बैंकें थी वो बैंकें प्राइवेट थी। जितनी भी देश में बैंकें थी वो बैंकें प्राइवेट थी। उसके ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि कितना जमा करना है, कितना नहीं करना है, कितना कैश रिजर्व रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। बोर्ड कैसे होगा, कौन गवर्न करेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कोई रेगुलेशन नहीं था। प्राइवेट सेक्टर की बैंकें थी, आपको पता है। तो ये सारी बैंकें जो आप देख रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंकें प्राइवेट बैंकें थी और उनके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ है वो कानून लाया जाए, लेकिन देश आजाद हो गया, इसीलिए 1949 में पहली बार कानून बना। कानून बनते ही बैंकें अब भी प्राइवेट थी। 1949 के कानून में बैंकें सरकारी नहीं बनी। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में बता रहा हूं, ये सरकारी कब बनी है? 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद में ये राष्ट्रीय बैंकें बनी हैं। अदरवाइज पहले एक ही बैंक सरकारी बैंक थी, उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी जो सहकारी बैंकें थी, उससे जुड़ी हुई बैंकें थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, है ना, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब एंड ये इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके विविध छोटी छोटी बैंकें ही सरकारी बैंकें थी। इसके अलावा ये पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंकें प्राइवेट बैंकें थी। उसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जनता का पैसा डूब सकता है, सरकार ने इसकी चिंता करी, इसीलिए 1949 में कानून बना। बैंकें अब भी प्राइवेट थी। 1949 के कानून में बैंकें सरकारी नहीं हुई, लेकिन उनको एक तय कर दिया कि उनको क्या क्या करना है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना। 1934 के बाद, मतलब उसके 15 सालों बाद, सारी बैंकों को का रेगुलेशन बना कि वो कैसे चलेगी, एक एक्ट पास किया उसका। तो उसके अंदर मुख्य प्रोविजन क्या क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो। मुख्य प्रोविजन उसके यह हैं कि बैंकें चलेगी तो उसका बोर्ड और उसका प्रबंध कैसा होगा, यह तय किया गया। किसी एक व्यक्ति को नहीं बनेगा, वो व्यक्ति वही बनेगा जिसकी एलिजिबिलिटी हो, जिस क्राइटेरिया हो, वही व्यक्ति बैंकों का, मतलब एक बोर्ड बनेगा और एक मैनेजमेंट होगा, सिस्टमेटिक होगा। बैंकों का हर साल ऑडिटिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में ले लिया पैसा, लोगों से ले लिया, वापस दे दिया, कोई नियम नहीं। आपको हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक दूसरे से विलय करते हो। मर्जर का मतलब एक बैंक दूसरी बैंक में मिल जाना मर्जर कहलाता है। लिक्विडेशन का मतलब यह है कि जब बैंकें डूब जाती है तो पैसा वापस, किन किन लोगों का पैसा देना है, वापस उसको कैसे बेचना है, उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। मतलब सारा को वापस तरल कर देना, इसको लिक्विडेशन बोलते हैं।
मॉरिटोरियम का मतलब रोक लगाना, मतलब उसको, तो ये सारे काम के लिए एक गाइडलाइन तय कर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि ये कैसे काम करेंगे। इसके अलावा कोई यदि कोई यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नीति का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर दिया। और बैंकों को चलाने के लिए विविध प्रकार के रेगुलेशन जारी किए गए। ठीक है, ये था एक्ट 1950, जो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य रूप से ये क्या था कि बैंकें अब भी प्राइवेट सेक्टर की थी, लेकिन उनको चलाने के लिए कुछ नियम तय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर दिए ताकि इनको चलाने में आसानी रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, जनता का पैसा डूबे नहीं, ये सुरक्षित रहे। इसीलिए 1949 का कानून पास किया गया। 1949 के कानून में क्या शामिल नहीं था? 1949 के कानून जो था वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों पे लागू नहीं था। मतलब जो कृषि के लिए, आपको पता है हर जिले लेवल पे एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, फिर स्टेट लेवल पे एक क्रेडिट सोसाइटी होती है, उसके ऊपर फिर नाबार्ड होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। तो आज का सिस्टम है, लेकिन उस समय 1949 में जब बैंकों का रेगुलेशन तय किया गया, तब इन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियों को भी शामिल नहीं किया गया। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस एक्ट में नहीं आती थी, ये दूर थी उनसे, उनके ऊपर कानून लागू नहीं था। उसी प्रकार लैंड मॉर्गेज बैंक जैसे कि भूमि बैंक वगैरह जो बैंकें हैं, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं था। इसीलिए इसीलिए इन दोनों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लाने के लिए बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 में संशोधन करके इसका नाम बढ़ गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966। ठीक है, मतलब 1966 में इस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इस कानून 1966 में, 1949 से 1966 में जब इसमें संशोधन किया गया, तब क्रेडिट सोसाइटियों को, मॉर्गेज बैंक्स को और अन्य को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल, कानून में शामिल किया गया। अर्थात प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटियां कैसी होगी, कितना पैसा देगी, क्या लेगी, कितना जनता को देना है, कितना नहीं देना है, इनको भी शामिल कर दिया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको कंट्रोल करने के लिए जिले लेवल पे, राज्य लेवल पे और देश के लेवल पे संस्था का गठन किया जिसका नाम था नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड एक एपेक्स क्रेडिट बैंक है। तो ये सारे की सारी किसके अंदर आ गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कृषि शाख जो कंपनियां थी, क्रेडिट सोसाइटियां छोटी छोटी थी, उनको भी इनके अंदर शामिल कर लिया गया। उसके बाद में इस एक्ट में परिवर्तन होते रहे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1917 भी आया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होके, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1917 भी आया। तो इसका डिटेल अपन आगे करेंगे। अब मैं एक एक धारा आपको एक एक करके बता देता हूं। इन विविध धाराओं में इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि इस एक्ट में, इस जो ये एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनकी प्रमुख धाराओं का वर्णन करो, यही प्रश्न आता है। तो अब ये इनकी धाराएं हैं, इनकी धाराएं एक एक करके आप लोगों को मैं बता देता हूं, कुछ प्रमुख धाराएं, और डिटेल में भी इस जो मैंने ये कंटेंट बनाया है इसके अंदर सारा डिटेल में भी दिया हुआ है। ये करीब 30 पेज का बनाया है मैंने, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। तो पहले है सेक्शन 5B। सबको आवाज आ रही भाई? पहली है सेक्शन 5B। 5B के अंदर बैंकों को यह तय किया गया है कि बैंकें जनता से जमा स्वीकार कर सकती है, जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। ठीक है, लेकिन आप याद रखना, सारी जो कुछ फाइनेंशियल बैंक्स होती है ना, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स होती है, कुछ एग्रीकल्चर बैंक्स होती है, सारी बैंकें सभी जमा बैंक सभी लोगों से स्वीकार नहीं कर सकती, केवल बैंक ही स्वीकार कर सकती है। ठीक है ना, केवल बैंकें ही लोगों से जमा स्वीकार कर सकती है, लोगों को जब जरूरत हो तब वापस दे सकती है।
लोन दे सकती है, चेक से विड्रॉ कर सकती है। जनता चाहे अपना बचत खाता है, आप लोगों को पता है कि बचत खाता केवल बैंकों में होता है। इसके अलावा बचत खाता यदि आप जाओगे कि भूमि विकास बैंक में बचत खाता बन जाए आपका, तो नहीं बनेगा। आप चाहो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में आपका बचत खाता बन जाए तो नहीं बनेगा। यदि बचत खाता भी नहीं बनेगा तो आप चेक भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए बैंक की परिभाषा में यही है, बैंक की परिभाषा यह है कि लोगों से जमा स्वीकार करना और लोगों को वापस देना, और अपने जमा पे चेक देना, ऑर्डर देना, ड्राफ्ट देना, ये सारी की सारी बैंक की परिभाषा में आती है। यदि आप इसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, पूरा एक्ट 200 पेज का है, उस एक्ट में यदि बैंक की परिभाषा देखोगे तो यही बैंक की परिभाषा है। बैंक की परिभाषा यही है, ठीक है। तो यह है सेक्शन 5B, आपको इसको ऐसे भी कह सकते हो, सेक्शन 5B में बैंक की परिभाषा को समझाया गया है, अर्थात बैंक क्या है। उसी प्रकार आइए सेक्शन 6। सेक्शन 6 में यह समझाया गया है कि बैंकों को और क्या क्या काम करने हैं। सेलिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी दैट आर अंडर द पोजेशंस ऑफ द बैंक। बैंक क्या कर सकता है, बैंक के पास जो प्रॉपर्टी है, जैसे किसी को लोन दिया और वो डिफॉल्ट हो गया, लोन वापस जमा नहीं कराया, तो बैंक के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करे और उसको बेच के अपना पैसा वापस हासिल करे। दूसरा ये भी अधिकार दिया गया है कि बैंकें लैंडिंग एंड बोरोइंग मनी विथ और विदाउट सिक्योरिटी, अर्थात बैंकें यदि कोई सिक्योरिटी रखता है, सिक्योरिटी का मतलब मोर्गेज, मोर्गेज का मतलब यह है कि आप लोन लेने जाओ, अपना घर का पट्टा रखते हो, तो ये मोर्गेज हो गया, ठीक है ना। तो बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह सिक्योरिटी या मोर्गेज के साथ लोन दे सकते हैं, मोर्गेज के बिना भी दे सकते हैं। जैसे आपको पर्सनल लोन मिलता है तो आपको बिना मोर्गेज के भी मिल जाता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का बिना किसी सिक्योरिटी के भी मिल जाता है। आपका केवल क्रेडिट हिस्ट्री है वो देखी जाती है। लेकिन ज्यादा लोन लोगे आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख, तो वो वहां फिर आपको मोर्गेज रखना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, जमीन के कागज रखने पड़ेंगे, पट्टा रखना पड़ेगा, कंपनी के कागज रखने पड़ेंगे, एफडी रखने पड़ेंगे। वो क्या सब मोर्गेज कहलाते हैं। मोर्गेज वो होते हैं जिनके बदले में लोन दिया जाता है, वो सरकार, वो बैंकों के पास सिक्योरिटी होती है। यदि आप लोन वापस नहीं दोगे तब क्या करेगी, उनको बैंकें बेच देगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेक्शन 6 में समझाया गया है। आप सेक्शन 8 में आ जाइए सीधे, धारा 8, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 8। धारा 8 में यह समझाया गया है कि सेक्शंस एक्सप्लेन अबाउट प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रेडिंग इम्पोज्ड ऑन बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल और एक्सचेंज गुड्स। मतलब यह है कि बैंकें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सामान को नहीं खरीद सकती। जैसे आप अपने घर के लिए सामान खरीदते हो, बैंक सामान नहीं खरीद सकती, स्टॉक नहीं कर सकती। यदि बैंकें सामान खरीद ले, स्टॉक कर ले, तो क्या होगा, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा, जैसे किसी समय ऐसा हो गया कि प्याज की कमी पड़ गई, बैंकों के पास बहुत पैसा होता है, लोगों ने उधार लिया नहीं, तो बैंकें कहेगी अपन ऐसे करके प्याज के स्टोर भर के रख देते हैं, तो कल ज्यादा पैसा हो जाएगा तो अपन बेच देंगे। ऐसे बैंकें नहीं कर सकती। अपन आम आदमी कर सकते हैं ना, सामान खरीद सकते हैं, सामान बैंकें नहीं खरीद सकती। बैंकें पैसे देगी और लेगी, लेकिन पैसों से सामान नहीं खरीद सकती, स्टॉक नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर सकती। मतलब इनसे यदि बैंकें ऐसे करने लग जाए तो देश में अस्थिरता हो जाएगी, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए बैंकों को कानून मतलब धारा 8 में उनको यह कहा गया है कि या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सामान को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते और वस्तु का विनिमय भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लोन दे दूंगा तुम मुझे सामान दे दो, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये बैंकों की धारा 8 में समझाया गया है ताकि देश में अस्थिरता नहीं रहे। इसी प्रकार सेक्शन 9 पे आप आइए। सेक्शन 9 में यह समझाया गया है कि द सेक्शन ब्रीफ अबाउट डिस्पोजल ऑफ द बैंकिंग एसेट, बैंकिंग कंपनीज शैल नॉट होल्ड प्रॉपर्टी फॉर मोर देन इन ऑर्डर टू सेटल डेट। The RBI can add 5 more years if it is think it is appropriate। देखिए, ये बैंकों को बताया गया है कि यदि कि कोई व्यक्ति जिसने मोर्गेज लोन लिया है, कोई सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास और लोन लिया है, यदि वो पैसा वापस जमा नहीं करा सकता है और यदि वो एनपीए हो गया, घोषित हो गया, एनपीए घोषित करने का एक नियम है। एनपीए का मतलब है बुरा लोन, बेड लोन, जो बैंकों ने दिया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो वो एनपीए घोषित हो गया, ठीक है।
एनपीए यदि घोषित हो गया तो बैंकों को आरबीआई ने यह तय कर रखा है कि आपको उस लोन को सेटल करना है 7 साल के अंदर अंदर। लोन को सेटल करना है 7 साल के अंदर। मतलब सेटल बैंकें कैसे करती है, कोई व्यक्ति है जो जानबूझ के लोन लिया है लेकिन ऐसी स्थिति है कि वो वापस नहीं चुका पा रहा है, उसका प्रॉपर्टी है, तो बैंकें उसको सेटल कर देती। सेटल करने का मतलब ये होता है कि बैंकें उसको कहती है कैसे करो, अपना ब्याज तो छोड़ो, अपना जितना मूलधन लिया वो वापस दे दो। तो इस प्रकार कई तरीकों से बैंकें उसको सेटल करती है। तो आरबीआई ने इनको तय कर रखा है कि 7 साल के अंदर अंदर सेटल करना है। 7 साल के अंदर अंदर उसकी प्रॉपर्टी कुछ है तो बेचना है, 7 साल के अंदर अंदर सारा काम करना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 5 साल उनको और दे सकती है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 साल के अंदर अंदर बैंक को एनपीए जितना भी है, जितना भी लोन दिया है उसको सेटल करना है, किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी बेच के या कुछ भी करके उसको सेटल करना है। 12 साल से लंबा कोई भी एनपीए नहीं चलना चाहिए। इसका वर्णन करता है सेक्शन 9। समझ में आ गया? आवाज आ रही भाई? आवाज आ रही है? आइए धारा 10। धारा 10, धारा 10 में यह वर्णन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक का चेयरमैन का चुनाव कर सकती है। आप देखिए वैसे क्या होता है कि इन बैंकों को अधिकार है, बैंकिंग अधिकार रहता है और बैंकें अपने बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं और उनके आधार पर वो चेयरमैन बैंकें बनाती है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रस्ताव भेजती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको स्वीकार करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसी वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकें होती है जो फेल हो जाती है, सही काम नहीं करती है, जनता के साथ धोखा होने की संभावना रहती है। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अंतिम पावर है कि उस बैंक के उस चेयरमैन को हटा के नया चेयरमैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को भी कर सकती है। आपने उदाहरण देखे होंगे, यस बैंक वाला अभी उदाहरण देखा होगा आपने। यस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कब्जे में लेके और अपना चेयरमैन बना दिया, अपना बैंक को नोडल एजेंसी बना दिया, गवर्नमेंट मैंने एसबीआई को बना दिया ना। तो ऐसा कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक, ऐसा लग रहा है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लग रहा है कि नहीं ये धोखा कर सकती है, झूठ कर सकती है, फ्रेब कर सकती है, जनता का पैसा डूब सकता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक में अपना गवर्नर नियुक्त कर सकती है, अपना डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है, अपना चेयरमैन नियुक्त कर सकती है, ताकि वो बैंक का सही तरीके से संचालन करे और सीधा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आ जाए। समझ में आ गया भाई? तो इस प्रकार ये कुछ धाराएं हैं जो मैंने वर्णन कर दी। अब इन धाराओं के साथ जो